प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी 7 कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के अंग्रेजी विषय के पाठ स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में जानेंगे। Good morning students. How are you? You are fine. Today we are going to start our 4B poem Stopping by the Woods on a Snowy Evening written by Robert Frost. बच्चों, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो पोएम लिखे हैं Stopping by the Woods on a Snowy Evening, ये विलेज लाइफ और नेचर पर डिपेंड करता है और उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी है वो सभी नेचर पर है, इसलिए उनको हम नेचर पोएट कहते हैं। आज हम लोग रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में इतना जानेंगे कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जिनका जन्म 1874 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1963 में हुई। इस पोएम के अलावा उन्होंने और भी फेमस कुछ पोएम लिखे हैं, जैसे द रोड नॉट टेकन और फ्रॉस्ट एंड आइस, जिसके बारे में हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम से, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो एक छोटे से लैंड में, जिसको कि वुड्स कहते हैं, वहाँ रुके हैं और वो शाम का समय है और उनके अंदर किस तरह का फीलिंग आता है, उसके बारे में इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टांजा है, हुज वुड्स देयर आर, आई थिंक आई नो, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. वुड्स कहते हैं एक छोटे से लैंड जहाँ पर कि बहुत घने पेड़ हो, इसको हम वुड्स कहते हैं। Whose woods these are, I think I know. कवि कहता है कि ये जंगल किसका है, ये वुड्स यानी जंगल भी इसको कहते हैं, छोटे से लैंड है, वह किसका है मैं सोचता हूँ कि मैं जानता हूँ। उसका घर, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, हालांकि उसका घर जो है वो कहाँ है, गांव में है। उसके आसपास के इलाके में कोई गांव है जहाँ की उसका घर है, उस मालिक का, जिसका कि ये वुड्स है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, चूँकि वह जो है गांव में रहता है, इसलिए वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखेगा। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि उसके जो वुड्स है, उसके जो एरिया है वो पूरा बर्फ़ से जो है वो भर रहा है, धीरे धीरे वहाँ बर्फ़ गिर रहा है। ये सीन है कि बर्फ़ गिर रहा है उस जगह में और वह बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कवि को, और वहाँ वह रुक गया है इस सीन को देखने के लिए। तो इसलिए वह कह रहा है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, यानी वह चूँकि गांव में है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं जब उस एरिया पर रुका हुआ हूँ और देख रहा हूँ बर्फ़ को गिरते हुए, तो वो मुझे यहाँ पर नहीं देखेगा क्योंकि वह गांव में रहता है। हाँ, तो बच्चों इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने कौन कौन से नए शब्द देखे? वुड्स यानी वृक्षों से भरा हुआ एक भूक्षेत्र, स्नो यानी बर्फ, वॉच मतलब एकटक से देखना, फिल अप यानी भर जाना। ये 4 शब्द जो है वो हम लोगों ने इसमें देखा कि जो नए शब्द थे उसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग इसके बारे में सेकंड पैराग्राफ देखेंगे कि सेकंड पैराग्राफ में पोएट ने क्या कहा है। Second stanza,
My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer. Queer means अजीब. To stop without a farmhouse near, between यानी बीच में, frozen यानी बर्फ से जमा हुआ, लेक कहते हैं झील को, डार्केस्ट यानी सबसे अधिक अंधेरी रात, शाम. अब हम लोग समझते हैं इसको. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर. पोएट कहता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, पोएट के साथ साथ उसका एक घोड़ा भी है, छोटा घोड़ा जिसको हम लोग पॉनी भी कहते हैं. वो सोचता होगा, मस्ट थिंक इट क्वियर, वह सोचता होगा क्या अजीब बात है. क्वियर माने स्ट्रेंज, अजीब. क्या अजीब बात है कि मेरे माल टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. यहाँ तो रुकने के लिए कोई फार्म हाउस नहीं है, कुछ जगह भी नहीं है जहाँ हम लोग रुक सकते हैं. वहाँ ये क्यों ठहरे हुए हैं. टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर. बिटवीन द वुड्स, वहाँ कैसा जगह है वो जगह जो है जंगल और फ्रोजन लेक के बीच में है. फ्रोजन लेक यानी वो झील जो पूरा ठंड से, वो बर्फ़ से जमी हुई है वहाँ पे. और वह समय क्या है, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, शाम का समय है. और वो भी शाम का कौन सा समय है, डार्केस्ट इवनिंग. यहाँ पर ये डार्केस्ट इवनिंग ये बता रहा है कि साल का वो दिन होता है जिस समय में रात सबसे लंबी होती है. और संभवतः वो दिन, उनका इशारा है 22 दिसंबर की ओर, जिस दिन की क्या होता है कि साल भर में 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो सबसे अधिक रात उसमें लंबी होती है और दिन उसमें सबसे छोटा होता है. तो संभवतः यहाँ पर डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर का मतलब है कि दिसंबर का वो दिन जिस दिन में सबसे लंबी रात होती है. यानी इस सेकंड स्टांजा में पोएट कह रहा है कि मेरा जो छोटा घोड़ा है वो भी इसी बहुत अजीब सोच रहा होगा कि क्यों यहाँ पर बिना फार्म हाउस के रुके हुए हैं, जहाँ सिर्फ जंगल है और झील जो कि बर्फ़ से जमा हुआ है और रात जो है काफ़ी घनी है. यह सोच के घोड़े को भी काफ़ी अजीब लग रहा होगा. हो गया सेकंड स्टांजा, सबको क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ें. थर्ड स्टांजा है, ही गिव्स हिज हार्नेस bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. इस पूरे पैराग्राफ में हार्नेस कहते हैं जो घोड़े के गले में जो पट्टा बंधा होता है ना, उसे हम हार्नेस कहते हैं. शेक माने हिलाना, मिस्टेक यानी भूल, कोई गलती, फ्लैक जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं ना जो गिरते हैं ज़मीन पे, तो उसे हम फ्लैक कहते हैं. और विंड मने हवा. अब क्या बताया गया है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल से शेक. यहाँ ही आया है घोड़े के लिए. घोड़ा क्या कर रहा है, अपने गले में जो पट्टा बंधा हुआ है ना उसको ऐसे ऐसे हिला रहा है और हिला के पूछ रहा है कि अपने मालिक से कि मालिक क्या कोई गलती हो गई है. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. क्या ऐसी कोई गलती हो गई है कि आप यहाँ रुके हुए हैं. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. उस स्थान पे क्या आवाज़ कर रहा है, एक घोड़े के उस हार्नेस बेल की आवाज़ है और उसके अलावे और जो दूसरा साउंड है वो वहाँ जो मंद मंद हवा बह रही है ना, तो हवा के बहने से एक सरसराहट की आवाज़ होती है, एक वो आवाज़ है. और डाउनी फ्लैक मतलब जो बर्फ़ गिर रहा है ना, उस बर्फ़ के छोटे छोटे जो परत गिर रहे हैं उसकी आवाज़ है, हवा की सरसराहट की आवाज़ है. और उसके अलावा घोड़े के जो गले में जो पट्टा बंधा हुआ है उसमें एक घंटी बंधी होती है. वह घंटी आवाज़ करके वह पूछ रहा है अपने मालिक से कि क्या कोई गलती हो गई है कि आप ऐसे स्थान पे रुके हुए हैं. ठीक है, कोई दिक्कत, सबको समझ में आई. अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टांजा की ओर. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep.
and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. बच्चों, ये जो 4 पंक्तियाँ हैं ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये पंक्तियाँ प्रायः एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। यहाँ कहा गया है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। लवली माने प्यारा, डार्क माने घना अंधेरा, डीप माने भी होता है बहुत गहरा। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन हमारे क्या हैं, कुछ वादे हैं, कुछ हमारा किसी को हम वचन दिए हुए हैं, उसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कब पूरा करना है? इसके पहले, हमें सोने जाने से पहले बहुत दूर तक जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इस लाइन को 2 बार कहा गया है। इसके पीछे एक मकसद है। इसके पीछे मकसद है कि हमें अभी बहुत मंजिल तय करने हैं, इसीलिए अभी हमें यहाँ रुकना नहीं है। बच्चों, ये जो पंक्तियाँ हैं ना, इससे कवि बहुत एक गूढ़ मैसेज हमें दे रहा है। मैसेज ये है जो हमारी ज़िंदगी के यथार्थ से जुड़ा है। हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लायबिलिटी पूरे करने होते हैं। हमें अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है। लेकिन क्या होता है कि हम क्षणिक आकर्षण में आके उसको भूल जाते हैं और हम उस कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है कि इन क्षणिक खुशी में, क्षणिक आकर्षण में हमें अपने मेन मकसद से भटकना नहीं चाहिए। हमारे सामने जो हमारा उत्तरदायित्व है, हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए, हमें उनको भी पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए ये पंक्ति जो है, ये प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है कि हमें जो ये ज़िंदगी मिली है, इसमें हमें बहुत सारे कर्म करने होते हैं, बहुत सारे कर्तव्य निभाने होते हैं और उन कर्तव्यों को पूरा करना ही हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। हमें इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें अपने कर्तव्य से विमुख कर सकती हैं, लेकिन हमें वह नहीं होना है। हमें अपने मेन मंजिल की ओर अपना ध्यान रखना है। इसलिए लास्ट में कहा गया है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ स्लीप का मतलब होता है डेथ, यानी हमें अपनी ज़िंदगी की समाप्ति के पूर्व हमें बहुत सारे कार्य निभाने हैं और उन कार्यों को निभाने के लिए हमें कहीं अगर कुछ आकर्षण की चीज़ें भी मिल जाती है या कुछ ऐसा चीज़ मिल जाता है जो हमें बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है, हमें अपने मंजिल की ओर ध्यान देना है। कहते हैं ना, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। उस चीज़ को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इसलिए ये पोएम जो है हमें एक बहुत गूढ़ संदेश दे रहा है कि अपने ज़िंदगी में हमें अपने ज़िंदगी को काफ़ी सफल बनाना है। बच्चों, एक बार फिर से मैं पूरा पोएम पढ़ती हूँ जिसमें कि आप लोग को उसका अर्थ पता चल जाए और उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो फर्स्ट स्टैंजा में कवि ने बताया कि वो कहाँ ही वो ठहरे हुए हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि क्या है, घने पेड़ हैं और उसे पता है कि इस स्थान का जो मालिक है वो नज़दीक के गांव में रहता है, इसलिए वहाँ रुकते हुए वह उसको नहीं देख सकता है। सेकंड में क्या कहा गया कि माई लिटिल हॉर्स
मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा जो छोटा घोड़ा है वो अजीब सोचता होगा, ये सोचता होगा कि क्यों हमारे मालिक यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ रुकने का कोई फार्म हाउस भी नहीं है, एक फ्रोजन लेक है, एक तरफ वुड है, तो ऐसे स्थान में मेरे मालिक क्यों रुके हुए हैं। ये छोटा सा घोड़ा जो उसका है, जिसको कि हम पॉनी भी कहते हैं, वो ऐसा सोच रहा है और इसीलिए वह क्या कर रहा है, अपने गले में बंधे हुए पट्टे को हिला रहा है, मानो ये पूछ रहा है अपने गेस्चर से कि क्यों आप यहाँ ठहरे हुए हैं। और वहाँ पर क्या है, आवाज़ किस चीज़ की है, सिर्फ हार्नेस की आवाज़ है, यानी घोड़े के गले में जो पट्टे में घुंघरू बंधा हुआ उसकी आवाज़ है, और उसके अलावे जो आवाज़ आ रही है वो हवा की और बर्फ़ के गिरने की आवाज़ है। इसके अलावे वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं है। और अंत में कवि कहता है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, मतलब ये जो वुड्स है वह बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ रुकने का मन कर रहा है, लेकिन कभी वहाँ रुकना नहीं चाहता है। क्यों नहीं रुकना चाहता है? क्योंकि बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत सारे वादे पूरे करने हैं, हमें अपने अंतिम क्षण के पहले, अपनी ज़िंदगी के समाप्त होने के पहले हमें बहुत सारे दायित्व निभाने हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, हमें अपने कर्तव्य का ध्यान रखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन डिड द राइडर स्टॉप। राइडर यहाँ किसके लिए आया है? यहाँ पोएट के लिए आया है कि पोएट कहाँ और कब रुका। आंसर होगा, द राइडर स्टॉप्ड इन द वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। राइडर वुड यानी एक छोटे से एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे, वहीं पे रुका। कब? ऑन ए स्नोई इवनिंग, माने बर्फीली शाम के समय था। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्लेस। उस स्थान की व्याख्या कीजिए, उस स्थान के बारे में बताइए। इट वॉज अ लवली डार्क एंड डीप वुड। वह स्थान बहुत ही आकर्षक, प्यारा, घना और डीप माने सघन, बहुत जंगल जैसा था। वाई डिड द राइडर स्टॉप देयर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, द राइडर वॉज अट्रैक्टेड बाई इट्स ब्यूटी सो ही स्टॉप देयर। यानी जो राइडर, जो पोएट था, उस स्थान की सुंदरता से बहुत अधिक आकर्षित हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे रुका। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द हॉर्स शेक द बेल। घोड़े ने अपनी घंटी या घुंघरू जो उसके पट्टे में बंधी हुई थी वह क्यों बजाई। द हॉर्स शेक द बेल, हिलाया या बजाया। क्यों बजाया? क्योंकि वह पूछना चाहता था, टू आस्क इफ ही हैड स्टॉप्ड देयर बाय सम मिस्टेक, यानी क्या वहाँ उसने कुछ गलतीवश, कुछ भूलवश वहाँ पर वह रुक गए हैं, क्योंकि वहाँ नज़दीक में कोई फार्म हाउस नहीं था, वह स्थान रुकने के उपयुक्त था ही नहीं। तो घोड़ा भी कंफ्यूज था, इसलिए वह पूछ रहा था कि क्या कुछ गलती हो गई है जो आप वहाँ रुके हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, मैच द वर्ड विथ द मीनिंग, यानी शब्दों को उसके सही मीनिंग से मैच करना है। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ शब्द दिए गए हैं। कॉलम ए के शब्द को कॉलम बी के वैसे शब्द से मैच करना है जो उसका सही सही अर्थ डिनोट करता हो। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो वर्ड है वो है स्लम्बर। अब हम देखेंगे स्लम्बर का मतलब क्या हाउस होता है। स्लम्बर माने एक तरह से निंद्रा, सोना। स्ट्रेंज होगा, स्लीप होगा, मिस्टेक होगा, प्लीजेंट होगा, क्या होगा? तो हम देखते हैं कि स्लम्बर को हम स्लीप से मैच करेंगे, यानी सोना। सेकेंड वर्ड है एबोर्ड। अब एबोर्ड का क्या होगा? एबोर्ड का मतलब आप लोग जानते हैं, माने कोई निवास स्थल, कोई ठहरने का स्थान। तो एबोर्ड को हम यहाँ किससे मिला सकते हैं? तो एबोर्ड को हम मिलाएंगे हाउस से। हाउस माने भी होता है घर,
रहने का जगह। थर्ड वर्ड हो गया एरर। कहते हैं ना इसमें कोई एरर है, एरर माने होता है गलती। अब हम सोचेंगे कि कौन सा वर्ड है जिसका कि मतलब गलती होता है। अब हमारे पास 3 वर्ड बच गए, स्ट्रेंज, मिस्टेक और प्लीजेंट। इन तीनों वर्ड में एरर से कौन सा शब्द मेल खाएगा? तो निश्चित रूप से एरर से मेल खा रहा है मिस्टेक। एरर माने भी गलती, मिस्टेक माने भी गलती। अब लवली और क्वियर 2 शब्द हमारे बच गए। लवली माने प्यारा और यहाँ हमारा शब्द है प्लीजेंट। प्लीजेंट माने भी बहुत अधिक प्यारा, मनमोहक। तो ये लवली को हम किससे मिलाएंगे? प्लीजेंट से। अब हमको लास्ट वर्ड बच गया क्वियर और यहाँ है स्ट्रेंज। आपको बताए थे ना क्वियर माने क्या होता है? क्वियर माने होता है विचित्र, अजीब। तो ये क्वियर से हम मिलाएंगे स्ट्रेंज को। तो इस तरीके से हमने 5 ये वर्ड के नए मीनिंग देखे। स्लम्बर यानी स्लीप, एबोर्ड यानी हाउस, एरर यानी मिस्टेक, लवली यानी प्लीजेंट और क्वियर यानी स्ट्रेंज। क्लियर हुआ सबको? ओके। यहाँ हमें क्या करना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ये जो हमें पंक्तियाँ दी गई है इसी के आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ये पंक्तियाँ हैं, द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep। यानी जो वुड्स है वह काफ़ी प्यारा है, घना अंधेरा वहाँ पर है, बहुत सघन है, लेकिन आई हैव promises to keep, मुझे बहुत सारे प्रॉमिस पूरा करने हैं इसके पहले कि मैं सोने जाऊं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप माने मेरे सोने जाने से पहले मुझे बहुत सारे मील की दूरी तय करनी है, इसलिए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अब इसी आधार पर हमको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक द राइडर इज गोइंग? आप क्या समझते हैं कि राइडर जो घोड़े पर जो सवार है वो कहाँ जा रहा है? तो इसके आधार पर हम आंसर देंगे, द राइडर इज़ गोइंग फार अवे फ्रॉम द वुड्स। जो राइडर है वो उस जंगल से, उस वुड से काफ़ी दूर जा रहा है, उसको बहुत दूर जाना है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई कांट द राइडर एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम? जो राइडर है, जो सवार है, वो बहुत लंबे समय तक उस वुड्स की ब्यूटी को क्यों नहीं परख सकता है, उसका आनंद उठा सकता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? द राइडर कांट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह बहुत लंबे समय तक वहाँ पर उसका आनंद नहीं उठा सकता है, उस लवली स्थान का निहारने का आनंद नहीं उठा सकता है। इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि ही हैज़ टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर नाइट। वो शाम का समय है और रात्रि होने के पहले उसको बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी है। अगर वो वहाँ रुके रह जाएगा तो उसको आगे जाने में परेशानी होती, इसलिए वह वहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता। तो ये जो हमारी पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर इस पंक्तियों के आधार पर हमने यहाँ पर इस उत्तर को देना है हमें। और ऐसे इसका जो मीनिंग था, जो गूढ़ मीनिंग था, जो इसका उद्देश्य था, वो मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि इसका उद्देश्य ये है कि हमें अपने ज़िंदगी में हमेशा आगे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना है। क्षणिक चकाचौंध में हमें रुकना नहीं है। ठीक है? ओके। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।